गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों, आज हम लोग बायोलॉजी के नया चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। बच्चों, ये जो माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर है टॉपिक जो है ये आसान टॉपिक है, लेकिन फिर भी हमने इस टॉपिक को बहुत बेहतरीन तरीका से पढ़ाएंगे। पूरे हिंदुस्तान में टीचर चाहे कोई सा भी हो, बेस्ट कंटेंट के साथ मैं माइक्रोब्स एंड ह्यूमन वेलफेयर को डिस्कस करने जा रहा हूं। आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। जो इंट्रोडक्शन हम पढ़ेंगे ह्यूमन वेलफेयर चैप्टर के अंदर में, जो हमें पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, उस इंट्रोडक्शन में हमें जस्ट थोड़ा सा टॉपिक पढ़ेंगे। उसके बाद लेक्चर 2, 3, 4 में पूरे चैप्टर को हम लोग डिस्कस करेंगे। ये सब डायग्राम मैंने यहाँ पर रखा हूँ, आपने देखा होगा। इस डायग्राम के अंदर में क्या क्या है ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो मैं आगे बोलने वाला हूँ। तो टॉपिक को शुरू करने से पहले तो हमें स्टार्ट कर देंगे टॉपिक के अंदर में। लेक्चर इंट्रोडक्शन चैप्टर है। पहला क्वेश्चन से अराइज होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है एंड ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ प्रेजेंट होते हैं। ये पहला क्वेश्चन से है हमारे इंट्रोडक्शन का। बेटा, इंट्रोडक्शन में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है आप अपनी भाषा में भी लिख सकते हो। मैंने लिखा कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर दोज लिविंग बीइंग्स व्हिच कैन नॉट बी विजिबल टू द नेकेड आईज। दीज लिविंग organisms are called microorganisms. They are not visible to the naked eyes. Rather, these organisms are visible through microscope. Right? They are not visible. हमारा visible कैपेसिटी कितना होता है? हमारा visible कैपेसिटी जो होता है करीब करीब 350 नैनोमीटर से लेकर 750 नैनोमीटर के रेंज के आसपास में हमें नेकेड आई में हर चीज को देख पाएंगे जो विजिबल रीजन का वेवलेंथ होता है। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री में है। तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है ये 350 नैनोमीटर से छोटे होते हैं, 200 से भी छोटे होते हैं। इतना छोटे होते हैं कि हमको माइक्रोस्कोप की रिक्वायरमेंट पड़ेगा। मिनिमम कंपाउंड माइक्रोस्कोप में भी हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देख पाएंगे। तो हमें क्यों माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं? माइक्रो मतलब स्मॉल, that means the living beings are so smaller that in order to see such organisms we need a microscope. That's why these organisms are called microorganisms. ये बोला मैंने। And these microorganisms are called are found in the omnipresent. It means these are found in air, these are found in soil, these are found in water. It is also found in the hot spring, and that is greater than the 100 degree Celsius temperature, and it is also found inside the human body, and everything are written here also. Human body के अंदर में होता है as a endoparasites. It is also found as a exoparasites, you know. So it has a diverse kind of habitats, and they can exist in the different temperatures, diverse temperature also, and these microorganisms are need minimum nutrient for their survival and reproduce also, so that the microorganisms can present everywhere. That's why we called it as a omnipresent. हर जगह में मिल जाता है। समझ में आ गया what is microorganism and what is these microorganisms? फर्स्ट अगर मैं बताऊं कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जनरली वीरोइड। बच्चा, वीरोइड क्या होता है ना? वीरोइड वो ऑर्गेनिज्म होता है जिसमें सिर्फ एक सिंगल स्टैंडर्ड सर्कुलर आरएनए मॉलिक्यूल होता है। यानी कोई एक प्रॉपर एक अप्रोप्रिएट सेल नहीं है, प्रॉपर सेल नहीं है, या प्रोटीन लेयर भी नहीं है। ओनली एंड ओनली सर्कुलर सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए मॉलिक्यूल्स को ही बोलते हैं वीरोइड। एंड आपको पता होगा हेपेटाइटिस डी इज द ओनली डिजीज व्हिच कैन बी अकर बाय वीरोइड्स इन ह्यूमन बीइंग। यू अंडरस्टैंड दिस वीरोइड। एंड ये वीरोइड को अगर मैं तुमको दिखाऊं, ये जो डायग्राम मैंने कभी वीरोइड का डायग्राम, वीरोइड तो हाँ, इधर से वीरोइड डायग्राम अगर मैं आपको थोड़ा बड़ा करके दिखाऊंगा आप उसको देख सकते हो वीरोइड कैसे है।
देखो ना, ये सब एक आरएनए मॉलिक्यूल, एक सर्कुलर आरएनए मॉलिक्यूल होता है, सिंगल स्टैंडर्ड है। कभी ये मत सोचना कि ये डबल डबल दिख रहा है, नहीं बेटा, ये डबल नहीं है। ये क्या होता है ना, ये जो फोल्डिंग होने की वजह से कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड से एक दूसरे के पास आकर डबल स्टैंडर्ड जैसा दिखता है, वो डबल स्टैंडर्ड नहीं है, ये वीरॉइड है। ठीक है, पोटैटो स्पिंडल वायरस वगैरह में भी वीरॉइड दिखाया जाता है, यानी ये सिंपल है कि सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए मॉलिक्यूल है। तो इस तरीका से अगर हमें आरएनए मॉलिक्यूल सिंपल देख लेंगे, एंड इन सब को बोलते हैं वायरसेस। ये होता है बैक्टीरिया को अटैक करने वाला वायरस, जिसका नाम होता है बैक्टीरियोफेजेस। एंड अगर कोई ई कोलाई बैक्टीरिया को अटैक करता है या उसके अंदर में सरवाइव करता है, तो उस वायरसेस का नाम होता है एक कोलीफेज। एंड ये तो नॉर्मल वायरसेस होते हैं, जैसे कोरोना वायरस, जैसे HIV वायरस, डिफरेंट ह्यूमन वायरसेस जो होते हैं वो एक सर्कुलर टाइप में होते हैं। इसमें से उसके एंटीजन बाहर की तरफ रहता है, उसके जरिए में वो रिसेप्टर मॉलिक्यूल को ढूंढ के सेल के अंदर में घुस जाता है। तो दीज आर द बैक्टीरिया, ये भी बैक्टीरिया का कॉलोनी, ये सिंगल बैक्टीरिया। ये कुछ फंजाई का एग्जांपल दिया मैंने, एंड कुछ यूग्लिना, एंड ये कुछ पारामेशियम जैसा डायग्राम मेंशन किया गया है। तो मैंने यहाँ पर डिस्कस कर रहा था कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या क्या है। पहले क्या बोला मैंने, जो मैंने बोलूंगा उतना ही होगा, वीरॉइड से, राइट। वीरॉइड के थोड़ा बड़ा आ जाएगा अगर एवोल्यूशनरी देखें तो, दैट इज कॉल्ड वायरसेस। वायरसेस से जो बड़ा आएगा, वायरसेस से जो बड़ा आएगा, क्योंकि वायरस इज सब सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ये अकेला रिप्रोडक्शन नहीं कर पाता, इनको रिप्रोडक्शन के लिए एक होस्ट की जरूरत पड़ता है, एंड होस्ट बॉडी में ये अपना रिप्रोडक्शन पूरा कर पाता है। दैट्स व्हाई वायरस इज लिविंग एज वेल एज नॉन लिविंग, लिविंग विथ रिस्पेक्ट टू द ओन जेनेटिक मटेरियल, and non-living with respect to it cannot reproduce without to the host body. That's why this the virus different kind of viruses होते हैं, वायरस टॉपिक में पढ़ा जाएगा। बैक्टीरिया, थोड़ा स्टार लगाया मैंने बैक्टीरिया के पास, व्हाट डज इट मीन ना, बैक्टीरिया इज टेक्निकली कॉल्ड मोनेरा, टेक्निकली कॉल्ड मोनेरा। ये सारे बैक्टीरिया ग्रुप में जितने भी होते हैं सब माइक्रोस्कोपिक है, सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। एंड ये बैक्टीरिया किन किन ग्रुप में है ना, पहला नाम होता है माइकोप्लाज्मा, लिख लो, मैंने इसमें से लिखा नहीं, माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया का नाम बता रहा हूं। माइकोप्लाज्मा हमें देखेंगे पहला, जिसमें से सेल वॉल नहीं है, ये बैक्टीरिया तो जरूर है मगर सबसे छोटा बैक्टीरिया है, इसका साइज ही सिमिलर टू वायरसेस है, माइकोप्लाज्मा, राइट। एंड जैसे जो माइकोप्लाज्मा जो होता है, आप पीपीएलओ प्लीरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म जो हमें पढ़े थे 11th में, वो पीपीएलओ यही बैक्टीरिया के बारे में कह रहा हूँ, दैट इज माइकोप्लाज्मा एक। उसके बाद आर्की बैक्टीरिया, कौन सा बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, ओल्डेस्ट बैक्टीरिया। फिर आता है ट्रू बैक्टीरिया यानी यू बैक्टीरिया, उसके बाद आता है साइनोबैक्टीरिया। तो सारे किस्म के बैक्टीरिया इसके अंडर में है, वो सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। मैंने माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टर बता रहा हूँ, ये आपको बुक्स में नहीं मिलेंगे। मोस्ट प्रोटिस्टा, व्हाई आई कॉल्ड इट एज ए मोस्ट प्रोटिस्टा। देन प्रोटिस्टा, बच्चा कभी कभी प्रोटोजोआ पूछा होता है, बच्चा कंफ्यूज नहीं हो जाता है। एक लड़की भी थी, एक मैं तो नाम भी ले लूंगा, तो बोला कि ये देखो नया सिलेबस आ गया, प्रोटोजोआ आ गया। अरे तू प्रोटिस्टा पढ़ चुके हो, प्रोटिस्टा के अंडर में प्रोटोजोआ होता है। तो अगर प्रोटोजोआ उन्होंने लिख दिया बुक्स तो प्रोटोजोआ नया आ गया, तो ऐसा सोचना समझना यानी आपके पास नॉलेज नहीं है। मैं प्रोटिस्टा के बारे में थोड़ा बहुत बताऊंगा। प्रोटिस्टा एंड सम फंजाई, मैंने बोला मोस्ट प्रोटिस्टा सम फंजाई आर द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब कुछ प्रोटिस्टा होते हैं जिस प्रोटिस्टा को हमें कभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं बोलते हैं। किन किन को बोलेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, किन किन को बोलेंगे नहीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो मैं आगे बताऊंगा। सम फंजाई मतलब ईस्ट यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के हिसाब से माना जाता है। इसलिए ये होता है सम फंजाई एंड सम प्रोटिस्टा, मोस्ट प्रोटिस्टा एंड सम फंजाई। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनको हमें लैबोरेटरी के अंदर में कल्चर कर पाते हैं। लेकिन आपके एनसीईआरटी में बोला कि बैक्टीरिया एंड फंजाई आर ग्रोइंग इन द लैबोरेटरी। सही बात बोला, वायरसेस को लैबोरेटरी में ग्रो नहीं कर पाएंगे। वीरॉइड बात अलग है, सारे फंजाई को भी हमें लैबोरेटरी में ग्रो कर पाते हैं, यानी बैक्टीरिया एंड फंजाई लैबोरेटरी में ग्रो हो पाता है।
कल्चर कर पाते हैं। वायरसेस से लैबोरेटरी में कल्चर नहीं होता है, जहां तक साइंस आया है वहीं तक मैं कह रहा हूं। अगर फ्यूचर में वायरसेस को हमें लैबोरेटरी में ग्रो कर पाएंगे वो बात अलग होगी। अभी तक जो बुक्स में लिखा हुआ है सिलेबस के हिसाब से वायरसेस को हमें लैबोरेटरी में ग्रो नहीं कर पाएंगे। दैट्स इट, यही होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। ये बात मैं जरूर कहूंगा कि मोस्ट प्रोटिस्टा आगे जाके देखेंगे नया क्वेश्चंस में वो आएगा जरूर। यहाँ पर अगर आपको छोटा दिख रहा है मैं थोड़ा बड़ा भी कर सकता हूँ कि क्वेश्चंस में आता है पोजीशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स इन बायोलॉजिकल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अच्छी बात है, तो आपको पता होना चाहिए ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम लोगों का बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में किस पोजीशन पे आता है, कहाँ आता है, उसका जगह कहाँ पर है, वो जानकर लेना बेहद जरूरी है। तो इसको मैंने प्रॉपर तरीका से डिस्क्राइब करा। तो अब मैं समझा रहा हूं, देखो आप लिखोगे ऑर्गेनिज्म, यहाँ पर माइक्रो नहीं लिखा। इनमें से कौन कौन माइक्रो है कौन नहीं है वो बताऊंगा। तो ऑर्गेनिज्म को जनरली आपने सुना होगा, आपको पता होगा 1990 में कार्ल ऊज ने 1990 में कार्ल ऊज ने बताया था 3 डोमेन सिस्टम। डोमेन मतलब ग्रुप्स। आप एनसीईआरटी पढ़ोगे थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन 3 डोमेन मतलब 3 ग्रुप में, ठीक है ना। 3 ग्रुप में, एक फिजिक्स के बुक, एक बायोलॉजी का ग्रुप बुक्स का रैक, एक केमिस्ट्री का रैक, लाइक दिस थ्री सेपरेट ग्रुप्स आ गया। सिमिलरली जैसे आर्की बैक्टीरिया, आर्की को एक ग्रुप कर दिया क्योंकि मोनेरा को डिवाइड करके आर्की एंड यू बैक्टीरिया में कन्वर्ट कर दिया था कार्ल ऊज ने। क्यों कर दिया था बोलूंगा तो शायद तुम्हें समझ कम आएगा। ये 16A से RNA का अलग अलग होने के वजह से ये आर्की एंड यू बैक्टीरिया को अलग कर दिया था कार्ल ऊज ने 1990 में, क्योंकि 16A से RNA इज द मॉलिक्यूलर सिग्नेचर ऑफ द एवरी स्पेसीज ऑफ प्रोकैरियोट्स। मॉलिक्यूलर सिग्नेचर वो बदलेगा तो उसका ग्रुप बदल जाएगा। जैसे सारे यूकैरियोट्स का मॉलिक्यूलर सिग्नेचर 18A से RNA है, तो यानी हमें ये बोल सकते हैं कि एक स्पीसीज से तभी बदलेगा जब उसका 18A से RNA बदल जाएगा। अगर जब तक 18A से RNA सेम है तो वो सिमिलर ग्रुप में रखा जाएगा। चलिए, आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया जो है 2 भाग में डिवाइड कर दिया था इन्होंने। इसके बाद यूकैरियोटा यानी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। फिर ये जो यूकैरियोटा है, यानी मैं ये कहना चाहता हूं ये भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो यूकैरियोटा में प्रोटिस्टा, फंजी, प्लांटी एनिमलिया तो होते हैं, लेकिन इन यूकैरियोटा में प्रोटिस्टा में मोस्ट ऑफ द प्रोटिस्टा एंड मोस्ट ऑफ द फंजाई ऑल्सो, सम फंजाई बोलेंगे नॉट मोस्ट, सम फंजाई एंड मोस्ट प्रोटिस्टा आर द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो मैं पिछले स्लाइड में बता रहा था। अब मैंने यहाँ पर प्रोटिस्टा के अंदर में कुछ चीजें मैंने रख दिया, एक स्टार लगाया मैंने छोटा सा। यहाँ अगर आप देखोगे थोड़ा अगर बड़ा करके आपको मैं ये बताऊंगा, उधर वाला बाद में देखूंगा, आप ये देखोगे, ठीक है। प्रोटिस्टा के अंदर में मैंने लगाया स्टार। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोटिस्टा? बेटा प्रोटिस्टा को ना ऐसे बोलते हैं कि ट्रांसक्यान, क्या बोलते हैं, मैंने कहाँ लिखूं, यहाँ पर मैं लिख सकता हूं TRASH, ट्रांसक्यान। और क्या बोल सकते हैं प्रोटिस्टा को ट्रांसक्यान के अलावा? जंक ड्रायर, JUNK ड्रायर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस जंक ड्रायर? जंक ड्रॉ क्या होता है? तुम्हारे घर पे अलमारी होंगे, अलमारी में 3-4 ड्रॉ होंगे। एक ड्रायर में तुमने तुम्हारा बुक्स रखा, दूसरे ड्रायर में कुछ और अच्छा सामान रखा, तीसरा ड्रायर में सपोज ऐसा चीज रखा जो जरूरत नहीं है, जो वेस्ट चीजें हैं। या घर झाड़ू करते वक्त तो कुछ पेपर मिला तो तुमने उसमें रख दिया, कोई पेंसिल मिला टूटा फूटा तो उसमें रख दिया। तो प्रोटिस्टा के ऐसा ग्रुप है दैट इज कॉल्ड जंक ड्रायर। सुना नहीं होगा तुमने, जंक ड्रायर, यानी उसके अंदर में कोई भी आके रह जाता है, बोलता है मैं प्रोटिस्टा। कोई भी, आपको हैरान हो जाओगे, सी केल पे इतना बड़ा पेड़ है, इतना बड़ा पेड़ है 6 फीट से भी ऊपर, वो भी कहता है कि मैं प्रोटिस्टा। वो जस्टिफाइड भी है क्योंकि प्रोटिस्टा का कैरेक्टर कुछ ऐसा है। यानी प्रोटिस्टा के ऐसा ग्रुप है जिसके अंदर में यूनिसेलुलर से लेकर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म तक भी रहते हैं।
इसीलिए उसको बोलते हैं डस्टबिन ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। डस्टबिन, ये ट्रैश कैन को बोलते हैं डस्टबिन। जंक ड्रॉयर मतलब भी ऑर्डिनरी ड्रॉयर, ऑर्डिनरी मतलब जो जंक ड्रॉयर, कुछ भी डाल दो उसके अंदर में। तो प्रोटिस्टा के अंदर में कुछ भी चीज को डाल देते हैं, कोई भी स्पेसिस को लेके डाल देते हैं, बोलते हैं ले तू प्रोटिस्टा है, इसीलिए स्टार लगाया था बोलने के लिए। अब देखो मैंने बोला था मोस्ट प्रोटिस्टा, कुछ प्रोटिस्टा करता नहीं है वो इधर आ जाएगा। प्रोटिस्टा कई किस्म के होते हैं बेटे, एक होता है प्रोटोजोई की प्रोटिस्टा, दूसरा होता है फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा, तीसरा होता है कंज्यूमर प्रोटिस्टा। ये जो प्रोटोजोई की प्रोटिस्टा होता है, मैं इस तरीके से कह रहा हूं, आपको बुक में ऐसा नहीं मिलेगा। प्रोटोजोई की प्रोटिस्टा जो होता है, तो प्रोटोजोई की मतलब एनिमल लाइक की प्रोटिस्टा। आपने सुना होगा प्रोटिस्टा इज ऐसे किंगडम होता है जो प्लांट जैसा बिहेव करता है, एनिमल जैसा बिहेव करता है, फंगल जैसा बिहेव करता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ए डस्टबिन। सब उसके अंदर में होते हैं, राइट। तो प्रोटोजोई की प्रोटिस्टा एनिमल लाइक, फोटोसिंथेटिक की प्रोटिस्टा प्लांट लाइक, कंज्यूमर प्रोटिस्टा फंजाई लाइक। इनको फंगल एनिमल कहते हैं, ये तो प्लांट लाइक है, इसको एनिमल लाइक है। अगर ये एनिमल लाइक है, तुमको बताने के लिए छोटे छोटे लेटर में रखा SZCS, यानी इसको हमें प्रोटोजोई की प्रोटिस्टा को हमें क्या बोलेंगे, पहला नाम होता है सार्कोडिना। हाँ, तो जो एस जो होता है सार्कोडिना मतलब अमीबा। जेड में आता है जू फ्लैजेलेटा में होता है आपके 4 स्पेसीज हम इसमें से बोल देंगे, जिसका नाम होता है ट्राइपानोजोमा। एंड दूसरा होता है लेशमानिया डोनोवानी, जो कालाजार करता है, लेशमानिया डोनोवानी। फिर ट्राइकोमोनियासिस एंड दैट इज फोर्थ वन इज द जियाडिया। तो इस तरीका से ये जो होते हैं ये भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, लेकिन ये एंडो पैरासाइट होते हैं एंड डिजीज करते हैं। ये प्रोटोजोई की प्रोटिस्टा आता है। अगर हमें इसी बात को आगे जाके देखेंगे, फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा के अंडर में क्या क्या आएगा ना, फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा में ये तो बताऊंगा। एंड कंज्यूमर प्रोटिस्टा को हमें क्या बोलेंगे बच्चा ना, कंज्यूमर प्रोटिस्टा जो होता है वो स्लाइम मोल्ड होता है, वो फंगल लाइक होता है, ठीक है। इसके सेल वॉल का फंगस में सेल वॉल में काइटिन प्रेजेंट होता है, बट ये कंज्यूमर होता है फंगल एनिमल, ठीक है, फंगल एनिमल इसको बोलते हैं। अब आता है फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा जो होता है वो डाइनो फ्लैजेलेटा, दो फ्लैजेला है। इसमें से एग्जाम्पल होता है गोनियालक्स एंड जिम्नोडियम, जो क्या करते हैं सी के अंदर में रेड टाइड बनाते हैं। ये बहुत ओवर ग्रोथ होता है सी के अंदर में, लाल कलर के होते हैं। एंड इसका क्या इंपॉर्टेंस होता है कि इसके जो सेल वॉल होता है इसमें से सेलुलोज होता है, भले ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। क्राइसोफाइटा के सेल वॉल में सिलिका होता है, सिलिका डाइएटमस, मतलब यहीं पर जो मैं बताने वाला हूं डाइएटम एंड गोल्डन algae या ब्राउन algae की बात कर देंगे। ब्राउन algae, ये ब्राउन algae एंड डाइएटम जो है ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है, ये बड़े बड़े थोड़े से हैं। दीज आर नॉट द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसीलिए सारे प्रोटिस्टा माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होते हैं। यूग्लिनोफाइटा के अंडर में बेटा तो पता है कि यूग्लिना होता है, जिसमें एक बड़ा सा फ्लैजेला होता है, एक छोटा फ्लैजेला बाहर को आता नहीं है, दिखता नहीं है, तो ये होता है यूग्लिनोफाइटा और यूग्लिना। तो इस तरीका से हमने ये बताया कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या क्या प्रोटिस्टा के डाइएटम्स एंड ब्राउन algae को छोड़ के बाकी सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। आगे हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब हमें जब नेक्स्ट देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसमें से हमें देखेंगे कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म हार्मफुल इफेक्ट करता है बॉडी के अंदर में एंड कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म बेनिफिशियल होता है। बच्चा जो हार्मफुल करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये कौन कौन है ना। हार्मफुल मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म को 2 भाग में डिवाइड करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को 2 भाग में डिवाइड करते हैं, एक होता है इल बीइंग, एक होता है वेलफेयर। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म 2 काम करते हैं। तो वेलफेयर तो हमारा चैप्टर का नाम है। अब हमें इल बीइंग क्या होता है ना, हार्मफुल होता है, पैथोजेंस होते हैं, वो डिजीज करते हैं हम लोगों के अंदर में, होस्ट के अंदर में डिजीज क्रिएट करते हैं। इस डिजीज को पढ़ते पढ़ते हमने क्या करेंगे, रॉबर्ट कॉच के हाइपोथेसिस के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेंगे। क्यों ना, स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स इज द नथिंग बट द माइक्रोबायोलॉजी। द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी और फाउंडर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी वाज कॉल्ड रॉबर्ट कॉच।
बेटा जो रॉबर्ट कॉच ने कहा था कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड पैथोजेंस आर रेगुलरली फाउंड फ्रॉम द डिजीज इन्फेक्टेड ऑर्गेनिज्म एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स, यानी जिस ह्यूमन बींग को बीमारी है, डिजीज है, उसके अंदर में पैथोजिन मिलता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है, अगर वो पैथोजिन या वही जो पैथोजिनस जो सिरप होता है, सेरम होता है, वो पैथोजिनस सेरम्स अगर किसी हेल्दी पर्सन को इंजेक्ट कर देंगे, हेल्दी पर्सन को भी वही डिजीज होगा, यानी पैथोजिन कैन बी इन्फेक्टेड। तीसरा उन्होंने बोला था, तीसरा पॉइंट कि वो जो पैथोजिन होते हैं दीज आर ग्रोइंग इन द लैबोरेटरी, ये बात उन्होंने गलती से बोल दिया था, लेकिन उसका ड्रॉबैक यही आया कि वायरस से कभी लैबोरेटरी के अंदर में ग्रो नहीं हो पाता है, ये था उनका ड्रॉबैक। उन्होंने वैसे बोलते बोलते बोल दिया ऑल पैथोजेंस कैन बी ग्रो इन द लैबोरेटरी, बट ऐसा नहीं है, मैंने कुछ बता दिया था। यानी कुल मिला के जो हमें बीमारी पड़ते हैं, बीमार आता है पैथोजन के द्वारा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा, वो इल बीइंग है। नाउ द टॉपिक इज वेलफेयर। बेटा वेलफेयर क्या होता है ना, कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारा बेनिफिशियल काम करता है उसको हमें वेलफेयर के अंडर में रखते हैं, हमारा मतलब फायदे के लिए। फायदे के लिए जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत सारे होते हैं बेटा। तो पहला होता है, ये मेरा होगा लेक्चर नंबर 2। अगर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में, यानी हाउस होल्ड प्रोडक्ट, जो दही बनाते हैं हम लोग, वो भी एक हाउस होल्ड प्रोडक्ट होता है। चीज बनाते हैं, हाउस होल्ड प्रोडक्ट होता है। डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रेडिशनल ड्रिंक्स बनाते हैं, वो होता है हाउस होल्ड प्रोडक्ट। में डिटेल से इसके ऊपर पूरा वीडियो बनाऊंगा, इसलिए इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट को मैंने लिख दिया लेक्चर 3 मेरा। एंड बायो फर्टिलाइजर को मैंने कर दूंगा, इसके अंदर में माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे। इसमें सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का रोल क्या है बायो फर्टिलाइजर बनाने में, ये हो जाएगा मेरा लेक्चर नंबर 3। बायो कंट्रोल, जैसे एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज करेंगे दूसरे ऑर्गेनिज्म को मारने के लिए, उसको बोलते हैं बायो कंट्रोल, राइट। उस बायो कंट्रोल को हमें यूज करेंगे, जैसे हमें कैट पालते हैं रैट को मारने के लिए, दिस इज ए काइंड ऑफ बायो कंट्रोल, वो मेरे नोट्स में है। तो बायो कंट्रोल जो होता है ये हो जाएगा मेरा लेक्चर नंबर 4। बायोगैस प्रोड्यूसर, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो बायोगैसेस प्रोड्यूस करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होता है, मिथानोजेनिक बैक्टीरिया वगैरह जो होते हैं, मिथानोकोकोस बैक्टीरिया होते हैं, ये बायोगैसेस प्रोड्यूस करते हैं। तो इनको हमें कर देंगे लेक्चर नंबर 5 में, उनके पूरे प्रोसीजर बताऊंगा। एंड हेल्प से सीवेज ट्रीटमेंट है, कुछ बैक्टीरिया होते हैं, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सीवेज ट्रीटमेंट के अंदर में वेस्ट को डिकम्पोज करके बायोगैस बनाते हैं एंड सेटल डाउन कर देते हैं बहुत सारे वेस्ट को, उसको बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प्स फॉर द सीवेज ट्रीटमेंट है। ये हो जाएगा 2 3 3 2 बार हो गया 4, ये 5, ये 6 एंड ये हो जाएगा लेक्चर नंबर 7 है। यानी मैं 7 लेक्चर के अंदर में ये जो पूरे आपका माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर टॉपिक है उसको खत्म करूंगा। ये था मेरी आज की जो लेक्चरर था, ये था इंट्रोडक्शन। मैंने चैप्टर के समराइज जरूर कर दिया। अब नेक्स्ट क्लासेस में हम पढ़ेंगे हाउस होल्ड प्रोडक्ट के इंपोर्टेंस के बारे में, डिफरेंट इंपोर्टेंस कराऊंगा, थोड़ा एनसीईआरटी से बाहर जाऊंगा, सारे एनसीईआरटी करूंगा, बाहर जाऊंगा एंड सबको इस तरीका से 7 लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू वेरी मच। आप देखते रहो उड़ीसा वाला विद्यासागर के चैनल, आपको ये कंटेंट कहीं और मिलेगा नहीं।